नमस्कार। हॉट टॉपिक में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और इसमें बात कर रहे हैं हम पेट्रोल डीजल की। आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर एक बार फिर इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठने लगी है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ये मुद्दा चर्चा के लिए आता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करना अगले 8 से 10 सालों तक संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के जीएसटी में आने से राज्यों को 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई कहां से करेंगे? So if I collect 100 rupees out of taxing petrol or diesel, of the 100 rupees, 41% goes to the states. So everything that I tax will have to be also given, so long as, of course, it's not a cess or a surcharge. So fuel tax that the center does is shared with the states. But the long and short of it, center also taxes, state also tax, and if there is this concern, and rightly members have a concern about fuel tax, and why not come into GST, I would honestly think, based on today's discussion, many of the states would be watching this, and in the next GST Council, if that discussion comes up, I'll be glad to have it on the agenda and discuss it. I have no issues. Let the states come and discuss it. अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। आज जहां उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा। तो 48 रुपये का जो नुकसान होगा सौती महोदय, उसकी भरपाई कहां से होगी सौती महोदय? इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, यह संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है, उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते अपने शहर का? मशहूर अर्थशास्त्री किरीट पारेख ने एनडीटीवी से कहा कि पेट्रोल डीजल को जरूर जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। ऐसा करने से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। मेरे साथ किरीट पारेख हैं, अर्थशास्त्री, और जिनके नेतृत्व में पहली बार पेट्रोल को डीरेगुलेट किया गया भारत में। पहला सवाल ये है कि आपका अपना नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए? ज़रूर शामिल करना चाहिए। इट मस्ट बी डन, बट सरकार ने भी प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बढ़ा दी है यानी इसके ज़्यादातर बढ़ोतरी जो इन एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाते हैं और बार बार जिसको अप रेज कर रहे हैं और बदल रहे हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, इसी वजह से होते हैं। पर आजकल मेरा ख्याल से देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के अनुसार पेट्रोल की कीमत 40 रुपया होनी चाहिए पर लीटर। इसके पर मानो कि 5% हमने एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो इसका 42 रुपया हो जाएगा। और इसके पर हमने 30% भी जीएसटी लगाया तो इसके पर इसका 12 रुपया बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें, आप ये कह रहे हैं कि अगर जीएसटी के इफ दिस इज प्रॉपरली डन तो जीएसटी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत आजकल 50-60 रुपये के नीचे होनी चाहिए पर लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे सर्टनली कंज्यूमर्स को तो बड़ी राहत मिलेगी। आज इतनी प्राइस 90 रुपये और 100 रुपये प्रति लीटर प्राइस, इसका सबसे ज़्यादा
असर होती है निचला स्तर का मध्यवर्ती लोगों लो मिडिल क्लास या जो स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर से कम्यूट करते हैं और ज़्यादातर ये लोग नौकरी से जगह से जब यहाँ जब एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, तो दिस इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन दैम। बट सस्ता होना ज़रूरी है मेरा ख्याल से। इतना ज़्यादा टैक्स एक दो चीज़ें पर डाल के सरकार बिकम्स टू डिपेंडेंट ऑन इट एंड इससे ज़्यादा न ज़्यादा डिस्टॉर्शन करने का मन और लालच मिलती है सरकार को। और सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, जिस तरह के हम बयान सुन रहे हैं, एक तरफ जाने माने अर्थशास्त्री कहते हैं कि जीएसटी होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो कह रही हैं चर्चा को तैयार हैं, लेकिन वहीं पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि 8-10 साल तक ये संभव नहीं है। तो ये परस्पर जो बिल्कुल विरोधाभास लगता है बयानों में, आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि इसमें आम आदमी जो है वो पैसे दे रहा है और परेशान हो रहा है। निश्चित तौर पर कदम देखिए, वित्त मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है इस मसले पर, जिस पर पिछले कई साल से चर्चा चलती रही है। पर आप अगर आंकड़ों को देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है कदम। आज मैं देख रहा था दिल्ली में जो पेट्रोल की रिटेल प्राइस है आज दिल्ली में वो 90 रुपए 99 पैसे है। और इंडियन ऑयल ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जो प्राइस बिल्डअप होता है पेट्रोल का कि कितना एक्साइज ड्यूटी, कितना वैट प्रति लीटर पेट्रोल पर लगाया जा रहा है दिल्ली में, वो दिल्ली में जो एक्साइज ड्यूटी है वो 32 रुपए 90 पैसे है प्रति लीटर, और जो राज्य सरकार जो वैट लगाती है प्रति लीटर पेट्रोल पर दिल्ली में वो 21 रुपए 4 पैसे है प्रति लीटर। और इन दोनों का अगर आप जोड़ दें तो 53 रुपए 94 पैसे यानी करीब 54 रुपया जो है जो हम पे करते हैं पेट्रोल के लिए आज दिल्ली में, वो सीधे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास जाता है। जो अगर प्रतिशत के टर्म में आप देखें तो 59.67% यानी करीब 60% जो दिल्ली वासी आज पेट्रोल के लिए पैसा देते हैं पेट्रोल पंपों पर, वो सीधे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास जाता है। अगर जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो अधिकतम स्लैब है जीएसटी का वो 28% का है। और कानूनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टैक्स आज करीब 60% है पेट्रोल पर दिल्ली में, अगर उसको 28% के दायरे में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा आधारभूत बदलाव होगा। जो पूरा जो तेल का जो अर्थशास्त्र है जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, और जो किरीट पारिक बता रहे थे कि भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों के लिए एक बहुत ही आसान जरिया है टैक्स कलेक्ट करने का। एक तेल अर्थशास्त्री ने मुझे एक बार कहा था कि जो पेट्रोल पंप पर जो व्यक्ति तेल डालता है आपकी गाड़ी में, वो भारत का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर है, क्योंकि बिना कुछ मेहनत किए सरकार की झोली में लाखों करोड़ रुपए आते हैं। और सवाल इस पर यही उठता है कि एक तरफ वित्त मंत्री का जो सुझाव है बेहद महत्वपूर्ण है, अगर उस पर आगे बढ़ती है सरकार और राज्य सरकारें तो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी। तेल की कीमतें आधी के आसपास गिर सकती हैं भारत में, और इससे महंगाई पर भी काफी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगा। किरीट पारिक कह रहे थे कि डीजल की कीमतें अगर सस्ती होंगी तो इससे देश में जो महंगाई की एक बड़ी चुनौती हर साल सरकारों को जूझना पड़ता है उससे भी बहुत राहत मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ियां खरीद सकेंगे। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जो भी जानकार हैं वो भले ही ये कह रहे हों, लेकिन क्या सरकार के स्तर पर इस पर सच में कोई गंभीरता है कि लोगों को राहत देने के लिए इस दिशा में कदम फौरन उठाया जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर तो हमने संसद में सुना कि सुशील मोदी टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, कह रहे थे कहां से भरपाई होगी। ये भी अपने आप में एक फैक्टर है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर देश की वित्त मंत्री लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अगर ये बात कहती हैं कालमनी, तो मुझे लगता है कि हमें उसे गंभीरता से लेना होगा। वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहता है, ये बात साफ हो चुकी है वित्त मंत्री के बयान के बाद, वो भी संसद में फाइनेंस बिल पर जवाब के दौरान। और इसलिए अब बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होती है और उसमें जब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से रखा जाता है तो उसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से क्या दलील पेश करती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि जो बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि करीब 64% जो कमाई है पेट्रोल और डीजल से वो सीधे राज्य सरकारों के पास जाती है, और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें जिनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है तेल पदार्थों से जो रेवेन्यू आता है उस पर, क्या वो तैयार होंगी? और अब बात बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भवन में विधायकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को सही मानते हैं। उनका कहना है कि विपक्षी विधायकों ने कोई और विकल्प नहीं छोड़ा था, जबकि आज विपक्ष ने कल की पिटाई के विरोध में सदन का बहिष्कार किया।
विधायकों को पीटते हुए बिहार पुलिस के जवानों का दृश्य अब वायरल है। लात मारने की ये दृश्य हो या महिला विधायकों को ऐसे घसीटते हुए, ये सब मंगलवार को बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के चेंबर के बाहर और सदन के अंदर हुआ। बुधवार को विपक्ष के सदस्य सदन का बहिष्कार कर लॉन में बैठे रहे। वो मंगलवार की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धरने पर बैठे विधायकों ने अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों को बंधक बनाया हुआ था। यही नहीं, वो सदन में भी काफी हिंसक थे। सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का, और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। पता चाहिए किसी भी चीज को। लेकिन इसमें शक नहीं कि इस घटना के बाद बिहार विधानसभा शर्मसार हुई है। शायद सदन के अंदर विधायकों को पिटवाने की ये अपने आप में एक पहली घटना होगी। बिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।